सॉल्यूशन में स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखते हैं कोशिका द्रव्य वंशानुगति। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जो कि आप लोगों ने कमेंट किया था। देखो, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और साथ में इम्पोर्टेंट भी है और आपको टफ भी लग रहा होगा, लेकिन इसको मैं ईजी बनाने के लिए क्या करता हूँ, थोड़े ही बाद आपको समझाता हूँ थोड़े पॉइंट के बारे में, उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि साइटोप्लाज्म वंशानुगत क्या होता है, देखिए एक बात है, वंशागति का मतलब क्या होता है। वंशागत का मतलब देखिए, यदि आपके पिताजी हैं, ठीक है, उसमें जो भी गुण है वो, यानी कि जो भी आनुवंशिक गुण है वो अपने बेटे में भी जाते हैं और बेटे से फिर अपने बेटे में जाएंगे, फिर उसके बेटे में जाएंगे भैया, मतलब चलता रहता है पीढ़ी दर। तो यहाँ पर क्या होता है, वंश में, वंश यानी कि पुत्र, ठीक है, या संतान जो बन रही है उसमें गति हो रही है। और किसकी गति हो रही है? साइटोप्लाज्म की। और साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें पाए जाते हैं जीन्स, और ऐसे जीन को हम बोलते हैं प्लाज्माजील्स। ठीक है, प्लाज्माजील्स कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जीन पाए जाते हैं, उसको अपन कहते हैं प्लाज्माजील्स कहते हैं। अब आपको थोड़ा टफ लगा होगा, समझाता हूँ मैं। अभी देखिए, यदि हमारे पास में कोई, मान लीजिए नर और मादा युग्मक की कोशिकाएं हैं। अब नर मादा युग्मक क्या होता है वो भी समझाता हूँ आपको। देखिए, हमारे पास में एक नर युग्म होता है, और नर युग्मक जो होता है इसको अपन कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं इसको? शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु भी एक प्रकार की क्या है, हमारे पास में सेल है, जो कि एक कोशिका है। और मादा युग्म होता है एक, और मादा युग्म कौन सा है हमारे पास में? मादा युग्मक, ठीक है, गैमेट्स, वो है अंडाणु। और अंडाणु भी एक अपने आप में क्या है, सेल है। अंडाणु भी क्या अपने आप में एक सेल है। अब यहाँ पर जो मादा युग्म होता है अंडाणु, वो बड़ा होता है शुक्राणु की तुलना में, यानी कि जो आपकी शुक्राणु सेल्स होती है वो छोटी होती है और अंडाणु सेल होती है वो बड़ी होती है। उसी के बेस पे समझाता हूँ। यदि हमारे पास में यहाँ पर ये है अंडाणु, है ना, ये हमारे पास में एक सेल है अंडाणु, और यहाँ पर एक दूसरी सेल है जो कि छोटी है, जो कि नर की है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर हमारे पास में पाया जाता है ये न्यूक्लियस है और सेल है, और इसमें भी न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस होता है, उसमें जो जीन पाए जाते हैं। अब आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, यानी केंद्रक के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो जीन पाए जाएंगे उसको हम कहते हैं केंद्रक जीन या केंद्रकीय जीन कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रकीय जीन, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कैरियोजीन्स। क्या बोलते हैं इसको? कैरियोजीन्स। और यहाँ पर बाहर आप देखोगे तो बाहर आपको मिल जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, और उसके अंदर जो डीएनए होंगे तो उसके अंदर भी जीन होंगे। और ऐसे जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो जीन पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा जीन। ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो जीन पाया जाता है उसको अपन कहते हैं प्लाज्मा जीन, ठीक है। अब होता क्या है, ये दोनों जब मिलेंगे, अब आप जानते हैं इसके अंदर जो भाग है उसके अंदर जो द्रव मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, वो ज़्यादा होगा। कोशिका द्रव्य, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। जो केंद्रक और ये झिल्ली होती है उसके मध्य जो द्रव होता है उसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। इसके अंदर ज़्यादा होगा, अर्थात इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होंगे वो ज़्यादा होंगे। और इसमें देखा जाए तो इसमें छोटी कोशिका होती है, उसमें कम मिलते हैं आपको। अब यहाँ पर इन दोनों का जब निषेचन होगा, यानी कि इन दोनों के मध्य क्रॉस होगा या निषेचन होगा, जब मिलेंगे तो उस टाइम पे आप देखोगे तो केंद्रक केंद्रक से मिलेंगे, और उससे तो बन जाएगा आपका युग्मनज यानी कि जाइगोट बन जाएगा। लेकिन जब आपका साइटोप्लाज्म मिलेगा तो उसमें क्या होगा, इसमें जो साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें प्लाज्मा जीन भी ज़्यादा होंगे, और प्लाज्मा जीन जो ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर बात ये आएगी कि जो आपका साइटोप्लाज्म होगा इसमें जो भी जीन होंगे वो जीन इस नर वाले के जीन के मुकाबले ज़्यादा होंगे, और यहाँ पर जो लक्षण पैदा होगा वो पूरा मादा पे डिपेंड कर देगा, ठीक है, यानी कि कर जाएगा। आपको समझ में आ गया? यानी कि जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें जो जीन होते हैं उसकी वंशानुगति केवल मादा निर्धारित करती है। यहाँ पर नर होता है वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, जब हम प्लाज्मा जीन की बात करें तब। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि जो साइटोप्लाज्म जो होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें जो प्लाज्मा जीन होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी जो वंशानुगति हो रही है उसी के बारे में हमको देखना है, कोशिका द्रव्य वंशानुगति। तो ये केवल मादा होती है, उस पर डिपेंड करेगा, नर पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक बात है। देखिए, कोशिका द्रव्य वंशानुगति पर निबंध लिखिए, क्वेश्चन मैंने बना के रखा है, राइट इजी ऑन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर समझिए, इस प्रकार की वंशानुगति में दोनों जनकों में से
प्रायः मादा जनकों के गुण की संतति में संचरण होता है। यही बात मैंने आपको बोली थी, जो कि समझाई थी क्या, कि यहाँ पर दो जनक हैं, लेकिन दोनों जनकों में से अगर कहूँगा मैं तो जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी वंशानुगति की अगर बात करेंगे तो केवल मादा जनकों के गुण होते हैं, वो संतति में संचरण होते हैं, नर के नहीं होते हैं। ठीक है, अतः गुणों के पृथक्करण के संबंध में व्युत्क्रम संकरण के परिणामों में अंतर आ जाता है। अब ये आगे समझाऊंगा मैं, व्युत्क्रम संकरण क्या होता है, उसके कारण से किस प्रकार से परिवर्तन आता है, वो भी आगे अभी एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, तथा F2 व उत्तरवर्ती पीढ़ियों में पृथक्करण का अभाव होता है। बिल्कुल, ऐसी वंशानुगति कोशिका द्रव्य या गुणसूत्र बाह्य, देखिए इसके बहुत सारे नाम है, ये ध्यान रखिए। इसको हम कह सकते हैं कोशिका द्रव्य, है ना, वंशानुगति कोशिका द्रव्य वंशानुगति, या फिर गुणसूत्र बाह्य भी कह सकते हैं, या केंद्रकीय बाह्य भी कह सकते हैं, या फिर मात्रक वंशानुगति भी कहते हैं। देखो ये बाहर हो रहा है ना, वंशानुगति जो हो रही है वो बाहर हो रही है, केंद्रक से नहीं हो रही, बाहर हो रही है, केंद्रक से बाहर, तो उसको अपन कह सकते हैं बाह्य, केंद्रकीय बाह्य, गुणसूत्र बाह्य भी कह सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है जो कि है लवकों की वंशानुगति। लवक को इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड। ठीक है, तो प्लास्टिड जो होते हैं उसकी वंशानुगति हम आगे समझते हैं और इसी के बारे में हम आगे डिटेल से देखेंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका नोट्स बना लीजिए। अब दोस्तों जो लवकों की वंशानुगति होती है उसके बारे में सबसे पहले, यानी कि कहा जाए कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है, उसके बारे में सबसे पहले जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे कॉरेंस व बाउर ने, है ना। कॉरेंस और बाउर ने सबसे पहले लवकों की वंशानुगति के बारे में बताया था, सन 1908 में बताया था। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है उसको समझिए। लवकों में स्थित जो प्लाज्मा जीन्स होते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया, द्वारा लवकों के गुणों की वंशानुगति। अब वही बात है कि जो प्लाज्मा जीन्स होते हैं, जो लवक में पाए जाने वाले प्लाज्मा जीन्स होते हैं, उसके लवकों के गुणों की वंशानुगति होना, यही क्या कहलाता है हमारे पास में, लवकों की वंशानुगति। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में कोई भी प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल है हमारे पास में, जैसे कि ये है प्लांट सेल, और प्लांट सेल होती है वो ऐसी होती है। अब इस प्लांट सेल में केंद्रक तो होगा, ठीक है, इस साइड में होगा थोड़ा, यहाँ बड़ी रिक्तिका होगी। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार से कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि आपको मैंने पहले तो बता दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही है, लेकिन साथ में जो प्लांट सेल होते हैं इसमें प्लास्टिड होते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं इसको हरित लवक। ठीक है, हरित लवक होते हैं, और हरित लवक के अंदर भी डीएनए वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर भी जीन होंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जीन तो होंगे ही, डीएनए के अंदर जीन तो होंगे ही। तो दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कह सकते हैं। इस जो आपका प्लास्टिड होगा उसकी अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे, तो इसके अंदर जो भी प्लाज्मा झिल्ली होंगे इसकी वंशानुगति हो रही है दूसरे उसके संतान में, ठीक है, उसके वंश में। देखते हैं हम इसी के बारे में। लवकों की वंशानुगति की समस्त जानकारी उच्च पादपों की सबल पत्तियों पर आधारित है। अब ये सबल का मतलब क्या होता है, देखिए सबल का मतलब ये होता है कि सबल जो होता है इसका अर्थ होता है कि हरी पत्ती पर श्वेत यानी कि वाइट या पीले येलो धब्बे का उपस्थित होना, यानी कि जो हरी होती है ग्रीन पत्ती होती है उस पर एक तो वाइट और येलो होते हैं उसके धब्बे उपस्थित होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं सबलता। क्या बोलते हैं इसको, सबलता। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे अपन देखते हैं। और यहाँ पर देखेंगे अपन सबलता जो होती है वो 3 प्रकार से अपन उत्पन्न कर सकते हैं, हो सकती है। जैसे कि वातावरणीय जो कारक होते हैं उसके माध्यम से सबलता उत्पन्न हो सकती है, या तो केंद्रकीय जीन्स होते हैं, कैरियो जीन्स होते हैं, उसके माध्यम से सबलता उत्पन्न हो सकती है, या फिर प्लाज्मा जीन्स होता है उसके माध्यम से सबलता उत्पन्न हो सकती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं अपन। अब दोस्तों हम जो लवक की वंशानुगति होती है उसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि मिराबिलिस जालाफा। मिराबिलिस जालाफा एक प्लांट्स है, उसका एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि लवक वंशानुगति क्या होती है। पढ़िए इसको। मिराबिलिस जालाफा पौधे होते, इसकी पत्तियां पूर्णतः हरी, पूर्णतः श्वेत, वाइट, है ना, ग्रीन, या फिर चितकबरी, है ना, चितकबरी, या फिर सबल हो सकती है। इस पादप की भिन्न भिन्न शाखाएं केवल हरी, श्वेत या फिर सबल पत्तियां धारण करती है। ठीक है, कॉरेंस वैज्ञानिक थे कार्ल कॉरेंस, उसने सभी संयोजन अर्थात भिन्न भिन्न पत्तियों वाली तीनों शाखाओं द्वारा उत्पन्न पुष्पों में व्युत्पन्न संकरण कराया। कैसे, देखिए
इतना स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। अब देखिए होता क्या, समझिए ध्यान से। हमारे पास में मादा शाखा हमने ले रखी है हरी, और नर शाखा है हमारे पास में तीनों। अब इसमें तीनों कलर है ना, हरी भी हो सकती है, श्वेत भी हो सकती है, या फिर चितकबरी हो सकती है। इन दोनों के मध्य हम संकरण करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, तो हमको F1 पीढ़ी में जो मादा होती है इस पर डिपेंड होता है, हम जानते हैं, जो कि वंशानुगति होती है साइटोप्लाज्मिक वो। और हम जानते हैं कि इसमें साइटोप्लाज्मिक वंशानुगति जो हो रही है ना, वो मादा पे डिपेंड होती है। तो मादा कैसी है? हरी। तो F1 पीढ़ी में सारे हमको हरे पौधे सिर्फ मिलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मादा होते हैं उसकी शाखा को श्वेत लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर नर होता है उसमें तीनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। उन दोनों के मध्य अगर संकरण कराते हैं तो ये है श्वेत। तो F1 पीढ़ी हमको सभी श्वेत पौधे मिलेंगे, ठीक है, सिर्फ। और इसके बाद हम क्या करते हैं, मादा की जो मादा शाखा होती है उसको अपन चितकबरी लेते हैं, और चितकबरी होती है वो तीनों से मिलकर बनी होती है। और नर जो शाखा होगा उसमें तीनों में से कोई एक होगा। जब क्रॉस करवाते हैं तो चितकबरी तीनों से मिलकर बनी होती है, तो सिर्फ हमको मिलते हैं F1 पीढ़ी में हरे, श्वेत और चितकबरी पौधे सिर्फ हमको मिलते हैं। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पर जो मादा होती है इसके हिसाब से F1 पीढ़ी में हमको संतान मिलती है जो कि मादा पे पूरा डिपेंड होता है। जैसे कि श्वेत यहाँ पर है तो यहाँ पर श्वेत हमको सिर्फ मिलेंगे, हरी है तो हरी मिलेंगे, चितकबरी तीनों से मिलकर बनी है तो अर्थात उसमें तीनों मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। देखिए इसी का ही फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, समझिए। जब संकरण में हरी शाखा के पुष्पों को मादा जनक के रूप में, देखिए जब संकरण में हम हरी ले रहे थे, ग्रीन ले रहे थे, उसकी शाखा को पुष्पों को मादा जनक के रूप में उपयोग में ले, तथा तीनों में से कोई भी नर हो सकता है ना, नर होता है तीनों में से कोई भी, तो जनक के रूप में उपयोग में करे, तो हमारे पास में जो संति मिलेगी वो किस कलर की मिलेगी? हरी, क्योंकि हमने मादा क्या ली थी? हरी, ठीक है। अब देखते हैं आगे दूसरा पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट समझिए। इसी प्रकार जब श्वेत शाखा के पुष्पों को मादा जनक, अब यहाँ पर समझना क्या लिया हमने? वाइट लिया गया है, ठीक है। क्या लिए गए? वाइट। मादा व अन्य शाखाओं के पुष्पों में से किसी भी नर का हम ले सकते हैं, नर का तो कोई भी हो सकता है, तो हमको सारे के सारे संति कैसे मिलते हैं? श्वेत मिलते हैं, क्योंकि हमने श्वेत लिया था इसलिए। अब अगर हम चितकबरी लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम चितकबरी शाखा के पुष्पों को मादा जनक लेते हैं और उसमें अन्य कोई भी नर के लिए हम उपयोग कर लेते हैं, तो हमको तीनों, देखिए उपयोग में ले तो पाएंगे कि तीनों प्रकार के हरी, एक तो हरा भी मिल सकता है, श्वेत भी, एंड चितकबरी पौधे भिन्न भिन्न अंशों में उत्पन्न होते हैं। यही हो जाएगा यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि इसमें मादा पे डिपेंड होता है, जो वंशानुगति हो रही है मादा पे डिपेंड होती है, और इसमें जो केंद्रक के अंदर जो आपके जीन्स होते हैं वो काम में नहीं आ रहे हैं, केंद्रक के बाह्य जो जीन होते हैं वो काम में आ रहे हैं। इस प्रकार की जो वंशानुगति होती है उसको अपन क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या फिर कोशिका द्रव्य वंशानुगति कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।